बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शाह रंगीला पार्ट 10। कसर के जनान खाने में महर परवर के पास रहीमुन्निसा, मोहम्मद शाह और ममलकत का वजीर अमीन खान बैठे किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि कसर का एक ख्वाजा सरा भागा भागा आया और मोहम्मद शाह की तरफ देखते हुए कहने लगा, मालिक, आपसे मुलाकात करने के लिए हसन अली आ रहा है। हसन अली का नाम सुनकर मोहम्मद शाह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उस मौके पर अमीन खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, मोहम्मद शाह, मेरे बेटे हसन अली से कसर के दीवान खाने में जाकर मुलाकात कर लो। मैं यहीं अपनी बहन महर परवर के पास बैठता हूं। परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मेरे पास कुछ मुसल्ला जवान मेरे भतीजे निजामुल मुल्क की तरफ से पहुंच चुके हैं। वो मेरी हवेली में मेरे और मेरे अहले खाना की और कसर में तुम्हारी महर परवर रहीमुन्निसा और तुम्हारे लवाहिकीन की हिफाजत का इंतजाम खूब अंजाम देंगे। बिला झिझक दीवान खाने की तरफ जाओ, उससे गुफ्तगू करो, फिर वापस आकर मुझे बताओ कि वो क्या कहता है। मोहम्मद शाह जनान खाने के उस कमरे से बाहर निकला और ख्वाजा सरा को मुखातिब करके कहने लगा, हसन अली को कसर के दीवान खाने की तरफ लाओ, मैं खुद भी उसी तरफ जा रहा हूं। उसके साथ ही वो ख्वाजा सरा वहां से हट गया था। मोहम्मद शाह कसर के दीवान खाने में जाकर बैठ गया था। थोड़ी देर बाद दीवान खाने के दरवाजे पर हसन अली नमूदार हुआ। अपनी जगह से उठकर मोहम्मद शाह ने खुशकुन अंदाज में उसका इस्तकबाल किया, उससे पुरजोश मुसाफा किया, अपने सामने बैठने को कहा। हसन अली बैठ गया और साथ ही गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहने लगा, मेरे अजीज, दक्कन के हालात की आपको खबर हो चुकी होगी। इस पर फौरन मोहम्मद शाह उसकी बात काटते हुए कहने लगा, हाँ, मुझे ये खबरें पहुंच चुकी हैं कि निजामुल मुल्क एक खासे बड़े लश्कर के साथ हरकत में आ चुका है। बुरहानपुर, बालापुर और खानदेश पर उसने कब्जा कर लिया है, जबकि ये इलाका आपके छोटे भाई हुसैन अली का है। इस तरह मैं समझता हूं निजामुल मुल्क ने ज्यादती की है। पता चला है कि वहां तुम लोगों के सालार सफदर अली, आलम अली और खानदेश में तुम लोगों का जो सालार था सब मौत के घाट उतार दिए गए हैं, और वहां तुम दोनों भाइयों के जो बड़े बड़े लश्कर थे उनकी अक्सरियत को भी तहे तैग कर दिया गया है। अगर आप इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आए हैं तो कहें इसका क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए। जवाब में हसन अली ने उस सारी गुफ्तगू से मोहम्मद शाह को आगाह कर दिया था जो उसके छोटे भाई हुसैन अली से थोड़ी देर पहले हुई थी। सारी तफसील सुनकर मोहम्मद शाह गहरी सोचों में खो गया था। फिर हसन अली को मुखातिब करके कहने लगा, जो लश्कर हुसैन अली लेकर दक्कन का रुख करना चाहता है, क्या उसमें मेरी शमूलियत लाजमी और सूदमंद है। उस मौके पर हसन अली ने घूरने के अंदाज में मोहम्मद शाह की तरफ देखा, फिर कहने लगा, सूदमंद भी है और फायदामंद भी। मोहम्मद शाह, निजामुल मुल्क अब कोई मामूली शय नहीं रहा। वो खुफिया तौर पर दरियाए नर्मदा के आसपास अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करता रहा और एकदम हरकत में आया, और वो इलाके जो एक तरह से मेरे छोटे भाई हुसैन अली की जागीर थे उन पर वो कब्जा करके बैठ गया है। मोहम्मद शाह शायद हसन अली को तंग करने के लिए उसे मजीद कुरेदने के अंदाज में कहने लगा, लेकिन वहां तो हुसैन अली की अच्छी खासी ताकत और अस्करी कुव्वत थी, उसको निजामुल मुल्क कैसे ज़ेर करने में कामयाब हो गया। वहां सफदर अली था जिसके मुतालिक हुसैन अली का ख्याल था कि वो एक नाकाबिले तस्खीर सालार है और उसके पास अच्छा खासा और बड़ा लश्कर भी था। वैसा ही एक लश्कर आलम अली के पास भी था। मजीद ये कि खानदेश में भी हुसैन अली ने खासा बड़ा लश्कर रखा हुआ था। फिर इन तीन बड़े लश्करों के होते हुए निजामुल मुल्क वहां कब्जा करने में कैसे कामयाब हो गया। हसन अली किसी कदर बेबसी का इजहार करते हुए कहने लगा, इसी बिना पर तो हम ये चाहते हैं कि आप इस लश्कर में शामिल हों जो निजामुल मुल्क का मुकाबला करने के लिए जाएगा। इस तरह लश्करियों के हौसले बुलंद होंगे कि उनका बादशाह उनके अंदर है और वो अपनी बेहतरीन कारगुजारी का मुजाहरा करते हुए निजामुल मुल्क का मुकाबला करेंगे। हसन अली रुका, कुछ सोचा, फिर दोबारा कहने लगा, अगर वो लश्कर जो मेरा भाई हुसैन अली निजामुल मुल्क का मुकाबला करने के लिए ले जा रहा है उसे शिकस्त उठाना पड़ी तो ये भी याद रखिएगा, निजामुल मुल्क ऐसे खूनखार और जनूनी हाथी की सूरत इख्तियार करेगा जो हर एक को अपने पांव तले रोनता और उसका खात्मा करता चला जाएगा। मोहम्मद शाह ने कुछ सोचा, फिर हसन अली को मुखातिब करके कहने लगा, फिलहाल मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। इस मौजू पर मैं पहले अपनी दादी महर परवर से मशवरा करूंगा। ऐसा मैं इसलिए करना चाहता हूं ताकि महर परवर को यह एहसास हो कि मैं सल्तनत के हर मामले में उसके मशवरे के बाद ही कोई कदम उठाता हूं।
बहरहाल आपकी ये मर्जी है कि मुझे लश्कर में शामिल होना चाहिए, तो आपके सामने तो मेरा फैसला यही है कि मैं लश्कर में शामिल होऊंगा, लेकिन दादी अम्मा से जाकर यही कहूंगा कि मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया, आप क्या कहती हैं? अगर उसने लश्कर में शामिल होने के लिए कह दिया तो मामला साफ हो जाएगा। अगर उसने मना किया तो मैं उसे हालात का रुख दिखलाते हुए इस बात पर आमादा कर लूंगा कि मुझे इस लश्कर में शामिल होना चाहिए जो निजामुल मुल्क का मुकाबला करने के लिए रवाना होगा। इस तरह दादी भी खुश होंगी और आप लोगों की बात भी रह जाएगी। यहां तक कहने के बाद मोहम्मद शाह रुका, फिर बड़े गौर से बड़े बादशाहगर की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये जो आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान बताया कि आप अपना एक कासिद जोधपुर के राजा अजीत सिंह की तरफ भिजवाना चाहते हैं और उसकी 2 बेटियों के जो रिश्ते अमीन खान के यहाँ हुए हैं उन्हें खत्म करवाना चाहते हैं, तो क्या इससे? बड़े बादशाहगर ने मोहम्मद शाह की बात काट दी, कहने लगा, इससे हालात बिल्कुल अबतर और खराब नहीं होंगे। अमीन खान की हमारे सामने वुक्कत और औकात भी क्या है। अगर निजामुल मुल्क अब तक हमलावर ना हो चुका होता और उसने हुसैन अली के इलाकों पर कब्जा ना कर लिया होता तो अब तक तो हम इस अमीन खान को वजारत के मनसब से किसी अंधे कुएं में फेंक चुके होते। बहरहाल इन रिश्तों के टूटने से कोई अबतरी नहीं फैलेगी। उसके साथ ही बड़ा बादशाहगर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं अब मुस्तकर की तरफ जाता हूं और हुसैन अली को खबर करता हूं कि वो अपने कूच की तैयारियां करे, मोहम्मद शाह उसके लश्कर में शामिल होगा। उसके साथ ही बड़ा बादशाहगर कसर के उस कमरे से निकलकर चला गया था। दीवान खाने से निकलकर मोहम्मद शाह कसर के उस कमरे में दाखिल हुआ जहां अमीन खान, मेहर परवर और रहीमुन्निसा तीनों बैठे हुए थे। जहां से उठकर मोहम्मद शाह गया था उसी नशिस्त पर अमीन खान के पास बैठ गया। उस मौके पर अमीन खान ने मुखातिब करने में पहल की। क्या कहता है? जवाब में बड़े बादशाहगर के साथ जो मोहम्मद शाह की गुफ्तगू हुई थी वो उसने तफसील से कह दी थी। मोहम्मद शाह जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए अमीन खान कहने लगा, मोहम्मद शाह मेरे बेटे, अगर वो आपको लश्कर में शामिल करना चाहते हैं तो हो जाएं, इनकार की सूरत में हालात खराब हो सकते हैं। मैं आज ही एक तेज रफ्तार कासिद निजामुल मुल्क की तरफ भिजवाता हूं और उसे तफसील से कहता हूं कि हुसैन अली एक लश्कर लेकर उसका मुकाबला करने के लिए आ रहा है। इसमें मोहम्मद शाह भी होगा, लिहाजा वो जंग के दौरान अपने खसूसी दस्तों के जरिए मोहम्मद शाह की हिफाजत का इंतजाम करे। अमीन खान के उन अल्फाज पर मोहम्मद शाह खुश हो गया था, फिर किसी कदर संजीदगी में कहने लगा, मेरे बाद हालात पर निगाह रखिएगा, बड़ा बादशाहगर यही होगा, ये सल्तनत के अंदर कोई तब्दीली ना पैदा कर दे, मुझे निजामुल मुल्क की तरफ भेजकर मेरी जगह किसी और को ही तख्त पर ना बिठा दे। बूढ़े अमीन खान की छाती तन गई, कहने लगा, मोहम्मद शाह, तुम्हारी हैसियत मेरे यहाँ बेटे की सी है, तुम लोगों के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। अगर तुम्हारे आने तक मैं जिंदा रहा तो तुम्हारे अलावा किसी और को तख्ते ताउस का मालिक ना बनने दूंगा। वापिस आकर तुम ही हिंदुस्तान के शहंशाह और तख्तो ताज के मालिक होगे, ये मैं तुम्हें जमानत देता हूं। अमीन खान की तरफ से मुतमईन होने के बाद मोहम्मद शाह फिर कहने लगा, अब दूसरे मौजू का क्या होगा? कौन सा दूसरा मौजू? हैरत से उसकी तरफ देखते हुए अमीन खान ने पूछ लिया था। ये जो बादशाहगर जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहकर आपके सामने तय होने वाले 2 रिश्तों को मुनक़ते करना चाहते हैं, तो यहां तक कहते कहते मोहम्मद शाह को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि अमीन खान बोल उठा, मोहम्मद शाह मेरे बेटे, अव्वल तो मुझे उम्मीद है कि ये रिश्ते मुनक़ते नहीं होंगे, अगर हो भी गए तो कोई बात नहीं, मेरे पोतों के लिए बड़े बड़े रिश्ते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन ये रिश्ते मुनक़ते हुए उसी रोज मैं अपने पोतों के कहीं और रिश्ते कर दूंगा। मैं कुछ ऐसा गया गुजरा भी नहीं हूं। फिर अमीन खान उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अब आप लोग आराम करें, मैं अब जाता हूं। अमीन खान जब खड़ा हो गया तब दुख भरे अंदाज में मेहर परवर उसे मुखातिब करके कहने लगी, अमीन खान मेरे भाई, ये बादशाहगर इस कदर अपनी हदूद को फलांग कर दूर जा चुके हैं कि लोगों के रिश्ते भी अपनी मर्जी से कराने लगे हैं। अमीन खान, तुम वजीर हो, मैं आज तुमसे इल्तिमास करती हूं कि इन बादशाहगरों का कोई ऐसा बंदोबस्त करो कि ये जो खूनखारी और कत्लो गारत गरी का खेल खेल रहे हैं इससे लोगों की जान छूट जाए। अमीन खान मुस्कुराया और कहने लगा, मेहर परवर मेरी बहन, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब इन बादशाहगरों के दन दनाने के दिन थोड़े ही रह गए हैं। उसके साथ ही अमीन खान मेहर परवर को सलाम करता हुआ कसर से निकलकर चल दिया था। बिशन देवी और उसकी दोनों बेटियां गोहरारा और राजकुमारी पार्वती अपनी हवेली के दीवान खाने में बैठी बातें कर रही थी कि अचानक गोहरारा की तरफ देखते हुए बिशन देवी कहने लगी, बेटी शाम होने वाली है, मेरे ख्याल में दोनों बहनें उठो और खाना पकाने का कोई एहतमाम करो। अपनी मां के कहने पर दोनों बहनें उठ खड़ी हुई। उसी लम्हे हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। बिशन देवी ने गोहरारा की तरफ देखा और कहने लगी, बेटी देखो दरवाजे पर दस्तक हुई है,
इस वक्त कौन दस्तक दे सकता है? इस पर बड़ी शौक अदा में गोहर आरा की तरफ देखते हुए पार्वती कहने लगी, दस्तक देने वाले यकीनन भाई इबादुद्दीन होंगे। मेरे ख्याल में दीदी का पता करने आए होंगे कि इनका मिजाज कैसा है। अब तो वो इन्हें देखने को तरस गए होंगे। पार्वती के उन अल्फाज पर बिशन देवी हंसती थी। गोहर आरा ने भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर जवाबन कहने लगी, पार्वती मेरी बहन, इबादुद्दीन नहीं है, दस्तक देने वाला यकीनन शहाबुद्दीन है, जो यकीनन तुमसे ये पूछने आया होगा कि क्या उसकी जिंदगी का साथी बनने के लिए तुमने अपने दिल से फैसला किया है। पार्वती भी मुस्कुरा दी और कहने लगी, जी नहीं, ये फैसला तो बहुत पहले का हो चुका है कि मैं उन्हें दिल से कबूल कर चुकी हूं और दस्तक देने वाले वो नहीं हो सकते, इसलिए कि वो तो दक्कन की तरफ गए हैं। दस्तक देने वाले यकीनन भाई इबादुद्दीन ही होंगे। गोहर आरा मुस्कुराती हुई हवेली के सदर दरवाजे की तरफ होली। पार्वती भी उसके पीछे पीछे होली थी। दरवाजे के करीब जाकर धीमी सी आवाज में गोहर आरा ने पूछा, कौन? दरवाजा खोलो बेटी, मैं अमीन खान हूं, बाहर से आवाज आई थी। अमीन खान का नाम सुनकर गोहर आरा और पार्वती देवी दोनों खुश हो गई थी। गोहर आरा ने लपक कर दरवाजा खोल दिया था। इतनी देर तक बिशन देवी भी दीवान खाने से निकलकर सहन में आन खड़ी हुई थी। अमीन खान अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा बंद करके गोहर आरा बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगी। फिर किसी कदर परेशानी और तजस्सुस मिली आवाज में कहने लगी, दादा, आपका चेहरा बताता है कि आप किसी संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि कोई अच्छी खबर ही हमें सुनाइएगा। अमीन खान जब आगे बढ़ा तो बिशन देवी ने भी उसे सलाम किया। बिशन देवी को मुखातिब करके वो कहने लगा, तुम तीनों माँ बेटियां जरा दीवान खाने की तरफ आओ। अमीन खान दीवान खाने में दाखिल हुआ। वो तीनों भी दीवान खाने में उसके सामने बैठ गईं। उसके बाद अमीन खान ने बड़े बादशाहगर की वो गुफ्तगू जो उसने मोहम्मद शाह से की थी तफसील से कह दी। अमीन खान जब खामोश हुआ तब इंतहाई गुस्से और इंतहाई बेजारी से राजकुमारी पार्वती देवी बोल उठी, दादा, ये बादशाहगर कौन होते हैं हमारे रिश्ते जोड़ने और तोड़ने वाले? शहाबुद्दीन के साथ मेरा, इबादुद्दीन के साथ मेरी दीदी गोहर आरा का रिश्ता तय हो चुका है। इन दो रिश्तों को बादशाहगर तो एक तरफ, अगर हमारा बाप भी तोड़ना चाहे तो उससे भी ना टूट पाएंगे। दादा, मेरी बातों पर अगर आपको एतबार ना हो तो गोहर आरा भी आपके पास बैठी हुई है, माता भी आपके सामने है, दोनों से पूछ लें। राजकुमारी के उन अल्फाज से अमीन खान खुश हो गया था। फिर वो सवालिया से अंदाज में बारी बारी गोहर आरा और बिशन देवी की तरफ देखने लगा। उस मौके पर गुफ्तगू का आगाज पहले बिशन देवी ने किया। अमीन खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, मोहतरम अमीन खान, आप मेरे बाप की जगह हैं। ये रिश्ते तय हो चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि रिश्ते तोड़ने वाले टूट सकते हैं, पर ये रिश्ते नहीं टूट सकते। तोड़ने वालों में अगर मेरा शोहर अजीत सिंह भी हुआ तो उसे भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। वैसे भी हम तीनों माँ बेटियों ने फैसला किया है कि हम अब जोधपुर नहीं जाएंगे, इसलिए कि अजीत सिंह के फैसले हमेशा मुतलव्विन मिजाजी पर होते हैं। वो आंखें बंद करके फैसला कर लेता है और जब कभी कोई गलत फैसला करता है तो पछताता भी है। इस बिना पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हालात इधर के उधर हो जाएं, मेरा पति अजीत सिंह कैसा भी बरहम हो, कैसा भी आपका मुखालिफ हो जाए, राजकुमारी पार्वती शहाबुद्दीन के लिए, गोहर आरा इबादुद्दीन के लिए रहेगी। ये हम तीनों माँ बेटियों का आखिरी फैसला है। मोहतरम अमीन खान, पार्वती आपके सामने अपने जज्बात का इजहार कर चुकी है। गोहर आरा से आप पूछ सकते हैं। उस मौके पर गोहर आरा मुस्कुराई, अमीन खान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, दादा, इस मौके पर मेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माता और पार्वती ने जो कुछ कहा है तो यूं समझ लें ये मेरे दिल की बात है। गोहर आरा रुकी, फिर अंदेशों भरी आवाज में कहने लगी, वैसे हम कोशिश करेंगी कि हमारी शादियों में हमारा बाप भी शिरकत करे। मेरी शादी तो एक बार हो चुकी है, लेकिन पार्वती की शादी वो यकीनन धूमधाम से करना चाहेगा। दादा, ये जो लश्कर मोहतरम निजामुल मुल्क का मुकाबला करने के लिए हुसैन अली ले जा रहा है, उसमें मोहम्मद शाह भी शामिल होगा, तो लश्कर की रवानगी के बाद ये बड़ा बादशाहगर कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, इसलिए कि उस लश्कर में आपके भी काफी हिमायती और तरफदार हैं, तो उन्हीं की वजह से ये बादशाहगर खुलकर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। गोहर आरा जब खामोश हुई तो अमीन खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी बच्चियों, तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 दिन पहले मेरे भतीजे निजामुल मुल्क की तरफ से मुसल्ला जवान दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो आजकल बड़े खुफिया अंदाज में कसर के अलावा हमारी और तुम लोगों की हवेलियों की हिफाजत का भी काम सरअंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले में मेरी बच्चियों, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। लश्कर जाता है तो जाए, लश्कर के जाने के बाद अगर इस बड़े बादशाहगर ने पर पुर्जे निकालने शुरू किए तो इसकी ऐसी तैसी करके रख देंगे।
अमीन खान जब खामोश हुआ तो बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए पार्वती उठ खड़ी हुई, फिर कहने लगी, दादा आप जाएंगे नहीं, यहीं बैठे, मैं खाना तैयार करती हूँ, फिर सब खाना खाते हैं। पार्वती वहां से निकलने लगी थी कि अमीन खान ने उसे आवाज देकर बुलाया। पार्वती पलटी। जिस नशिश से वो उठी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए अमीन खान कहने लगा, मेरी बच्ची पहले इस नशिस्त पर बैठो, फिर मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वो सुनो। पार्वती चुपचाप बैठ गई। अमीन खान बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, पार्वती मेरी बेटी, तुम्हें खाना तैयार करने की जहमत उठाने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम तीनों माँ बेटी उठो, मेरे साथ चलो, वहां बैठकर सबके साथ बातें भी करेंगे और खाना भी सब वहीं खाएंगे। अमीन खान की उस पेशकश पर बिशन देवी, गोहरारा और पार्वती तीनों खुश हो गई थी। फिर चारों हवेली से निकले। हवेली को बाहर से कुफल लगाया, फिर अमीन खान के साथ वो तीनों उसकी हवेली की तरफ हो ली थी। हुसैन अली लश्कर लेकर बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी से दक्कन की तरफ बढ़ा। मोहम्मद शाह बजाते खुद लश्करियों का हौसला बढ़ाने की खातिर जोशो खरोश का इजहार कर रहा था, लेकिन मोहम्मद शाह ये सब कुछ दिखावे के लिए कर रहा था। दूसरी तरफ अमीन खान भी यूं ही बेकार नहीं बैठा हुआ था। जो लश्कर लेकर हुसैन अली दक्कन की तरफ रवाना हुआ था उसमें अक्सरियत मुगलों की थी। वो सब के सब मोहम्मद अमीन खान के हामी थे, बादशाहगरों से मुकम्मल तौर पर नाला थे। हुसैन अली ने रास्ते में अपने लश्कर के साथ एक जगह कयाम किया। उस कयाम के दौरान लश्कर में शहाबुद्दीन और कावर्द खान का मामू हैदर बेग अपने कुछ साथियों के साथ दाखिल हुआ और हुसैन अली के मुहाफिज दस्तों के सालार को उसने इत्तला दी कि वो मुगल लश्करी हैं और तनख्वाहों के सिलसिले में एक नालिश हुसैन अली को पेश करना चाहते हैं। मुहाफिज दस्तों के सालार ने उन्हें इजाजत दे दी और उन्हें लेकर हुसैन अली के खेमे की तरफ चला गया और उन्हें खेमे में भेज दिया। खेमे में उस वक्त हुसैन अली और उसका एक भतीजा थे। हैदर बेग अपने कुछ साथियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। इतनी देर तक हुसैन अली के कुछ और हिमायती भी खेमे में आ गए थे। हुसैन अली के सामने आते ही हैदर बेग ने आओ देखा ना ताओ खंजर निकाला और हुसैन अली को घोंप दिया। हुसैन अली गिर गया। उस मौके पर हुसैन अली का भतीजा हरकत में आया, हैदर बेग पर हमलावर हुआ और उसकी गर्दन काट दी। जवाब में खेमे के अंदर जो हैदर अली के साथी थे उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की। हुसैन अली के भतीजे के अलावा खेमे के अंदर जिस कदर हुसैन अली के हिमायती घुस आए थे सबको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। कुछ मौर्रखीन ये भी लिखते हैं कि खुद मोहम्मद अमीन खान बड़ी बर्क रफ्तारी से पीछे पीछे सफर करता हुआ वहां पहुंच गया था और हुसैन अली को उसकी मौजूदगी में कत्ल किया गया था। अब क्योंकि लश्कर में बादशाहगरों के खिलाफ साजिश हो चुकी थी, सारे लश्करी अमीन खान के साथ मिल चुके थे, लिहाजा हुसैन अली के कटे हुए सर को पहले मोहम्मद शाह के खेमे में पेश किया गया। उसके बाद कटे हुए सर को बांस पर नस्ब करके लश्कर के अंदर फिराया था। हुसैन अली के कत्ल की खबर जब दिल्ली में हसन अली को पहुंची तो उसने दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में जो उनके हिमायती थे उन्हें फिलफौर जमा कर लिया और दिल्ली में उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया। वो अपने भाई हुसैन अली के कत्ल का बदला लेने पर तुला हुआ था। अब हिंदुस्तान में तीन बड़ी ताकतें हो गई थी। पहली कुव्वत निजामुल मुल्क, जिसने अभी दरियाए नर्मदा के आसपास ही अपने लश्कर के साथ कयाम किया हुआ था। उसे अभी खबर ना हुई थी कि हैदर बेग ने हुसैन अली का खात्मा कर दिया है, इसलिए कि हैदर बेग उसे बताए बगैर शुमाल की तरफ आया था। दूसरी कुव्वत अब खुद मोहम्मद शाह और अमीन खान की थी, इसलिए कि हुसैन अली के मारे जाने के बाद सारा लश्कर दोनों के साथ हो गया था। और तीसरी कुव्वत बड़े बादशाहगर हसन अली के पास दिल्ली में जमा हो चुकी थी। कुछ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि छोटे बादशाहगर हुसैन अली का कत्ल मोहम्मद अमीन खान के इशारे पर हुआ था, जिसे तारीख के औराक में एतमादुद्दौला भी कहा गया। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि वो निजामुल मुल्क के दादा ख्वाजा आबिद का भतीजा और बड़ा बारसूख अमीर था। कुछ मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि उस कत्ल में सिर्फ मोहम्मद अमीन खान ही शामिल ना था, बल्कि औद के हुक्मरान खानदान का बानी सादत खान भी शामिल था, जिसका असल नाम तो मोहम्मद अमीन खान निशापुरी था, लेकिन तारीख में सादत खान और बुरहानुल मुल्क के नाम से याद किया गया है। हैदर बेग की मौत ने दिल्ली में उसके अजीजों अकारिब में भी शोक का समा बर्पा कर दिया था। मोहम्मद शाह ने अपने लश्कर के साथ चंद रोज तक वहीं कायम किया रखा जहां छोटे बादशाहगर हुसैन अली का खात्मा किया गया था। इस दौरान निजामुल मुल्क के पास भी हैदर बेग के मारे जाने की खबर पहुंच गई थी। अपने मामू की मौत का सुनकर शहाबुद्दीन और कावर्द खान दोनों उस लश्कर में आज शामिल हुए थे जो उस वक्त मोहम्मद शाह के पास था। मोहम्मद शाह जानता था कि अपने भाई हुसैन अली की मौत का सुनकर बड़ा बादशाहगर हसन अली उसका मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लेगा। इस बिना पर चंद रोज तक वहां कयाम करके वो अपने सालारों से मशवरा करता रहा। आखिर उसने हसन अली से टकराने के लिए दिल्ली का रुख किया। उसकी गैर मौजूदगी में हसन अली ने भी एक बहुत बड़ा लश्कर जमा कर लिया था।
एक शख्स खानी खान उन दिनों दिल्ली में मौजूद था और सरकारी दफ्तरों में उसकी आमदोरफ्त थी। उसका बयान है कि मोहम्मद शाह के दिल्ली पहुंचने से पहले पहले बड़े बादशाहगर हसन अली ने 90,000 सवारों पर मुश्तमिल एक जर्रार लश्कर तैयार कर लिया था। गो हालात हुसैन अली के कत्ल के बाद हसन अली के लिए बड़े यास अंगेज थे, लेकिन उसने हिम्मत न हारी, इसलिए कि उसे बादशाहगरी की लत पड़ गई थी और ये लत आसानी से जाने वाली ना थी। हारे हुए जवारी की तरह जानो माल की आखिरी बाजी लगाने की ठान ली। बादशाहत पर कब्जा करने के लिए उसने न सिर्फ 90,000 सवारों पर मुश्तमिल लश्कर तैयार कर लिया, बल्कि साबिक शहनशाह बहादुर शाह का एक पोता उसने तलाश कर लिया। नाम उसका ज़हीरुद्दीन इब्राहिम था और हसन अली ने ज़हीरुद्दीन इब्राहिम को उस खतरनाक चौसर की जद बनने पर आमादा कर लिया। हसन अली ने धौंस धमकी से काम लेते हुए उसे लिबास शाही पहनाकर सुल्तान इब्राहिम के नाम से दिल्ली के तख्ते ताउस पर बिठा दिया। खजानों के मुंह खोल दिए, सरमाया पानी की तरह बहाया। जो लोग नाराज थे उन्हें दौलत की चमक दिखाकर अपने साथ मिला लिया। फिर जो लश्कर उसने तैयार किया था उसे लेकर मोहम्मद शाह की तरफ रवाना हुआ। अब मोहम्मद शाह के लश्कर में उस वक्त बड़े आजमूदा कार और तजर्बा रखने वाले सालार थे। दिल्ली और मथुरा के दरमियान हसनपुर के करीब दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने हुए। दोनों लश्करों में सख्त जंग हुई। जो लश्कर उस वक्त मोहम्मद शाह के पास था उसकी तादाद हसन अली के लश्कर से कहीं कम थी और उसे उम्मीद थी कि वो मोहम्मद शाह को शिकस्त देकर उसकी गर्दन काटने में कामयाब हो जाएगा और फिर सुल्तान इब्राहिम को अपने हाथों का खिलौना बनाकर पहले की तरह बादशाहगरी करता रहेगा। लेकिन मोहम्मद शाह बेशक जंग का तजर्बा नहीं रखता था, लेकिन उसके लश्कर में जो सालार थे वो इंतहा दर्जे के तरबियत याफ्ता और मुगल थे। वो हर सूरत में मुगल शहनशाह मोहम्मद शाह का दिफा करना चाहते थे और हर सूरत में हुसैन अली के बाद हसन अली की भी गर्दन काटना चाहते थे। आखिर दोनों लश्करों में घमसान की जंग हुई। अददी फोकियत रखने के बावजूद हसन अली को बदतरीन शिकस्त हुई। उसके लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत से सालारों को गिरफ्तार किया गया जो ज्यादातर खस्ता और जख्मदार थे। गिरफ्तार होने वालों में खुद बादशाहगर हसन अली और नया बादशाह सुल्तान इब्राहिम भी था। दोनों को मोहम्मद शाह के सामने पेश किया गया। मोहम्मद शाह ने इब्राहिम को, जिसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन इब्राहिम था, माफ कर दिया, इसलिए कि वो जानता था बड़े बादशाहगर ने धौंस धमकी देकर उसे तख्ते ताउस पर बिठा दिया था और बड़े बादशाहगर हसन अली को गिरफ्तार कर लिया गया था। पहले उसे जिंदान में भेजा गया, फिर वहां जहर देकर उसका खात्मा कर दिया गया। इस तरह बादशाहगरी के साथ साथ उसकी कैद और जिल्लत की जिंदगी का भी दौर खत्म हुआ। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इन बादशाहगरों ने फकत रुसवाई कमाई और बिलाशुबा सल्तनत मुगलिया को नुकसान पहुंचाया। गुज़िश्ता 9 साल तक बादशाह को दबाए और अपना इक़्तिदार बचाने की जिद्दोजहद करते रहे। कुंबा बिरादरी के लोगों को खूब बढ़ाया चढ़ाया, मगर हुकूमत संभालना इन्हें ना आता था। इस तमाम मुद्दत में रियाया की हिफाजत के लिए इन्होंने कोई कारहाय नुमाया सरअंजाम ना दिया। अपने आखिरी दौर में ये बादशाहगर बड़े बदनाम हुए। लोग इन्हें नापसंद करने लगे थे। दिल्ली के आवाम की यह हालत थी कि वो इन कातिलों को एलानिया गालियां देते और इनकी सवारियों पर पत्थराव करते थे। खुद इन्हें और इनके अजीजो अकारिब का शहर में अकेले निकलना मखदूश हो गया था। बादशाहगरों से लोगों की नफरत का ये आलम हो गया था कि बड़ा बादशाहगर हसन अली मस्जिद फतेहपुरी के सामने जिस महल में रहता था, लोग तकरीबन 200 बरस तक उस हवेली को नमक हराम वजीर की हवेली कहकर पुकारते रहे। बादशाहगरों के खात्मे के बाद अब मोहम्मद शाह मुतलकुल इनान और एक आज़ाद बादशाह की हैसियत से बादशाहत करने लगा था। उसने फरुख सियर की बेटी से शादी कर ली थी, लिहाजा अब वो कसर में सुकून के साथ इज़्दिवाजी जिंदगी बसर करने लगा था। ताहम हर मामले में अपनी दादी मेहर परवर से मशवरा लेता था। लेकिन हालात की बदकिस्मती के बादशाहगरों के खात्मे के चंद ही रोज बाद मोहम्मद अमीन खान भी अपनी तबई मौत मर गया और उसकी जगह आर्जी तौर पर इनायतुल्लाह खान काश्मीरी को वजारत के मनसब पर मुकर्रर कर दिया गया। बादशाहगरों के खात्मे के बाद जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी परपुर से निकालना शुरू कर दिए थे। माजी में वो बादशाहगरों की हाँ में हाँ मिलाता रहा था, उनका साथ देता रहा था। लिहाजा उन दोनों के मारे जाने के बाद अजीत सिंह ने मोहम्मद शाह की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अपनी खुद मुख्तार रियासत के कयाम का ऐलान कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद शाह ने उसकी माजूली के अहकामात जारी कर दिए, क्योंकि उसके जुल्म सितम से मकामी लोग बेहद तंग और नाला हो चुके थे। अब अजीत सिंह इंतकाम पर उतर आया था। उसने मोहम्मद शाह को नुकसान पहुंचाने के लिए अजमेर पर हमला कर दिया। वहां जो छोटा सा मुगलों का लश्कर था वो मुकाबला ना कर सका और अजीत सिंह अजमेर पर काबिज हो गया।
अजमेर में उसने कुछ मसाजिद को मुनहदिम कर दिया। बड़ी सख्ती के साथ उसने गाय की कुर्बानी की मुमानत कर दी। साथ ही मुसलमानों के लिए उसने इंतहाई सख्ती के साथ यह हुक्म भी जारी कर दिया कि मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते।